सर्जरी की क्या इम्पोर्टेंस है इसमें? जब मरीज़ दवाइयों से ठीक ना हो या दवाई लेते हुए उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हों, तो वो जो मरीज़ होते हैं उनमें सर्जरी की जाती है। ये सर्जरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सर्जरी है, बट बहुत कम सेंटर्स में होती है। इसके लिए एक ट्रेनिंग की आवश्यकता है और उसके लिए इलेक्ट्रोड्स जो बाहर से आते हैं वो भी आपके पास होने चाहिए। ये सर्जरी के बाद पेशेंट 7 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और उसके बाद धीरे धीरे उसकी दवाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं और फिर वो मशीन पे या बैटरी पे ही रहते हैं, पेसमेकर पे ही रहते हैं और उनकी ज़िंदगी नॉर्मल चलती है। छोटे बच्चों में ये रोग आ रहा है तो इसका क्या कारण है? हेरिडिटरी मैं मानूंगा सबसे पहले हेरिडिटरी है कि अगर किसी की स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है तो उनमें चांसेस हैं कि ये यंगर जनरेशन में जल्दी आता है। और स्पेशली एनवायरमेंटल पोल्यूशन, स्ट्रेस लेवल, टॉक्सिन एक्सपोजर्स, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और जो लोग कभी कभी साइकेट्री की दवाइयाँ खाते हैं काफ़ी लंबे समय तक, उनमें भी ऐसे ड्रग इंड्यूस पार्किंसन जिसको हम कहते हैं कि वो दवाइयों की वजह से भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं। 90% लोगों का दवाइयों से ठीक हो जाता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि या तो दवाई का साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हो या उनको दवाई से ठीक नहीं हो रहे हों। ऐसे जो मरीज़ होते हैं उनको सर्जरी के से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ये एक सर्जरी होती है जिसमें हम इलेक्ट्रोड होते हैं यहाँ से, और आप ब्रेन के एक पर्टिकुलर पार्ट में उसको पुट करते हैं। वो कनेक्टेड होता है, चमड़ी के नीचे से वायर आता है और यहाँ पे एक बैटरी होती है। वो बैटरी 10 साल तक चलती है। उसका रिमोट पेशेंट के पास होता है, तो पेशेंट को एडजस्ट करना है, करंट कितना चाहिए, वोल्टेज कितनी चाहिए, उसके हिसाब से वो मूवमेंट्स कंट्रोल हो जाते हैं। ये वही एरिया है उसके पास जहाँ से ये सब्सटेंशिया नाइग्रा जो बोला था, जहाँ पे हमारी डोपामिन की कमी हो जाती है, उसी जगह पे ये सर्जरी की जाती है। इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। हालांकि ये सर्जरी अभी महंगी है क्योंकि इसके इलेक्ट्रोड्स अभी इंडिया में बनने शुरू नहीं हुए हैं, और हम इसको अक्सर करते रहते हैं जिन भी पेशेंट्स में साइड इफ़ेक्ट दवाइयों के ज़्यादा हैं या जिनका कंट्रोल अच्छा नहीं है। तो हर लाख के पीछे 50 से 60 जो पेशेंट्स हैं वो पार्किंसंस के हैं। और जैसे जैसे लाइफ स्पैन बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रही है, वैसे वैसे पार्किंसन के पेशेंट डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। और माना जा रहा है कि ऑलमोस्ट बाय 2050 ये पार्किंसन का पेशेंट जो नंबर है वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम उम्र ज़्यादा होने की वजह से होती है। जैसे जैसे लाइफ स्पैन बढ़ेगा वैसे वैसे जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हु विल रिक्वायर केयर फॉर पार्किंसन विल इंक्रीज। बहुत अच्छा सवाल है जी आपका। ये माना जाता है कि जब पार्किंसन 50 साल से कम की उम्र में हो रहा है तो उसको हम यंग पार्किंसन कहते हैं। वो एक्चुअली थोड़ा डिफरेंट है ओल्ड पार्किंसन से। उनमें ये है कि जिन लोगों को यंग ऑनसेट पार्किंसन होता है या 50 साल से कम की उम्र में होता है, उनमें फैमिली हिस्ट्री कॉमन देखी जा रही है कि अगर किसी के माता पिता को या भाई बहन को पार्किंसन रहा है तो उन लोगों में जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें वो यंग एज में आने की टेंडेंसी है। इसके कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स भी हैं और कुछ ख़राब एस्पेक्ट्स भी हैं। अच्छे एस्पेक्ट ये हैं कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम जल्दी 50 साल से कम उम्र में डायग्नोज होती है, उनमें ये देखा गया है कि डिजीज़ इज़ स्लोली प्रोग्रेसिव, कि वो इंडोलेंट रहती है एंड विद मेडिकेशन वो लंबे समय तक जो पेशेंट है वो क्या कहते हैं डिसेबिलिटी फ्री रह सकता है और अपना मोस्टली काम करते रह सकता है, बट इट शुड बी पिक्ड अप अर्ली। और जो दवाइयाँ हैं उनमें जैसे लिवोडोपा हम दूसरे पार्किंसंस में देते हैं जो कि 60-65 साल से उम्र है। इसमें जो दूसरी दवाइयाँ हैं जो लिवोडोपा लाइक दवाइयाँ हैं वो ज़्यादा देर तक काम करती हैं। सर जो पेसमेकर और जो डीबीएस जो हम सर्जरी की बात करते हैं, डेफिनेटली उन यंग लोगों में जिन लोगों में दवाइयाँ असर नहीं कर पा रही या जो बीमारी है वो लंबे समय तक प्रोग्रेस कर रही है और मेडिसिन का एडिक्वेट ट्रायल हो गया है, उसमें सर जैसे बताएंगे कि डीबीएस डेफिनेटली बहुत ही अच्छा काम करता है। कहते हैं कि हाथ कांप रहा है, जो कि बैठे बैठे हाथ कांप रहा होता है, जिसको हम कहते हैं रेस्ट पे ट्रेमर्स हैं। एक साइड से इसके लक्षण शुरू होते हैं, या दाहिने या बाएं हाथ से, एक हाथ से लक्षण शुरू होते हैं। ट्रेमर के साथ पेशेंट ये कहता है कि हर काम करने में वो स्लो हो गया है। जैसे पहले नहाने में 5 मिनट लगाता था, अब उससे डबल टाइम लग रहा है। सोचने में स्लो हो गया है, चलने में स्लो हो गया है, ये सिम्टम्स आते हैं। उसके साथ वो ये भी कहता है कि एक साइड रिजिड हो गई है, स्टिफ हो गई है। उसमें कई बार लोग शोल्डर पेन्स के साथ आते हैं कि शोल्डर स्टिफ हो गया है, हाथ में अकड़न आ गई है, चलने में अकड़न फील हो रही है। ये मेजर सिम्टम्स हैं। इसके अलावा
पार्किंसन के पेशेंट्स में कई बार डिप्रेशन के सिम्टम्स भी आते हैं, नॉन मोटर सिम्टम्स जिनको कहते हैं, ऑटोनॉमिक सिम्टम्स भी आते हैं, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर वेरिएशन वगैरह भी आती है। अब इसके बाद आता है कि पार्किंसन को पहले तो डायग्नोज करना, क्योंकि मेन डायग्नोसिस इसका हिस्ट्री बेस्ड है। जो हमारे पास हथियार है इनको डायग्नोज करने के लिए MRI से हमें नहीं पता लगता, ये हिस्ट्री बेस्ड डायग्नोस है जिसमें हम ट्रायड कंसिडर करते हैं, जिसको 3 में से 2 ट्रायड होते हैं, जैसे ट्रेमर है, रिजिडिटी है और स्लोनेस है। इनमें से 3 में से 2 भी लक्षण होते हैं, उन्हें हम पार्किंसन डिजीज़ का लेबल करते हैं। और पार्किंसन डिजीज़ का आजकल कुछ नए जांचें आए हैं, उससे हम डायग्नोज कर सकते हैं। जैसे आजकल ट्रोडैट स्कैन वगैरह आया है जो हमें थोड़ी मदद करता है पार्किंसन डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए। बाकी इसके अंदर जो इसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें हमें डोपामिन ही देना पड़ता है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि डोपामिन की डेफिशिएंसी है ब्रेन में, तो डोपामिन कैसे दिया जाए? डोपामिन देने के लिए हमारे पास कुछ मेडिसिन्स हैं और लगातार उसकी रिसर्च भी होती रह रही है। डोपामिन रिप्लेसमेंट कहते हैं, जैसे मेजरली कुछ ही मेडिकेशंस हैं जो डोपामिन रिप्लेस करते हैं, और जब वो इनफेक्टिव आते हैं तो फिर सर्जिकल रोल आता है जिसे हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन भी कहते हैं, जिसके बारे में विस्तार में सर आपको बताएंगे। मैं एक पार्किंसन का मरीज हूँ, और मेरे को सबसे जब आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं अपनी स्कूल में जिम्नास्टिक टीम में था, तो मुझे इसके जो सिम्टम्स है वो एक्सेप्ट करने में ज़रा देर लगी, बिकॉज मैं ये सोच भी नहीं पाता था कि मेरे को ये इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले मैं राइट हैंड काँपना शुरू किया, तो मैंने डॉक्टर विनी सूद को कॉन्टैक्ट किया। आई एम अंडर ट्रीटमेंट बाय हर। तो और सिम्टम्स ये थे, जैसे I used to walk fast, and suddenly I realized that when I am walking on the road, people have been crossing me and walking much faster than me. और उसका जो चेक वगैरह साइन करने के उसमें मेरे सिग्नेचर चाहिए, तो मैंने बैंक वालों को बताया कि कोई भी अगर आपको लगता है कि मेरे साइन ठीक नहीं है तो मेरे को फ़ोन कर लिए करा करिए चेक वापस करें। तो ये इसकी जर्नी जो है वो ये है कि आप मेडिसिन आपको रेगुलरली लेनी पड़ती हैं, टू द एक्सटेंट आपको लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा ले हैं, मगर डॉक्टर को ज़्यादा पता होता है कि क्या सिम्टम है, क्या ट्रीटमेंट देना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेडिसिन और किस टाइम से मेडिसिन लेनी चाहिए और कितना टाइम शेड्यूल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।